नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। यह है बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद अब औपचारिक तौर पर हो चुका है। प्रदेश की जनता और सियासतदानों को जिस वक्त का, जिस घड़ी का इंतजार था, वो चुनाव आयोग ने अब तय कर दी है, यानी तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस ऐलान के साथ ही हरियाणा में अब आचार संहिता भी लागू कर दी है। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और चुनाव की घोषणा के बाद हरियाणा में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो या इनेलो हो, सभी सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। बड़ी बहस में देखिए सबसे पहले ये बड़ी रिपोर्ट। साल 2024 की चुनावी चौसर के बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। सूबे में 1 अक्टूबर को मतदान होगा तो 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। नामांकन 5 से 12 सितंबर, स्क्रूटनी 13 सितंबर, नाम वापसी 16 सितंबर, वोटिंग 1 अक्टूबर, रिजल्ट 4 अक्टूबर। 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आई, वैसे ही सियासतदानों की बयानबाजी के सुर शुरू हो गए। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सब चुनावों में जीत का दम भरते नजर आए। हम स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग ने जो घोषणाएं की हैं, जो डेटें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी। और जिस गति से देश का विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम मिलकर के हरियाणा को बड़ी गति से और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बड़े मैंडेट के साथ सरकार। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस चुनाव की घोषणा का, और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से हम जनता को जो सहूलतें पिछले 10 साल से दे रहे हैं, उन सहूलतों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के जो थोथे नारे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में किया, उस प्रकार से उनकी कोशिश विधानसभा में करने की रहेगी। लेकिन जनता का विश्वास उठ चुका है और ऐसे सब थोथी बातें जो कांग्रेस की हैं, उन पर हरियाणा की जनता विश्वास करने वाली नहीं। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार बैठी है। इलेक्शन कमीशन का हमने धन्यवाद किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता टकटकी लगा करके इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा था। तो अब पूरी तरह से हमें पूरा भरोसा है कि हम 2/3 से ज्यादा 70+ सीटें लेकर। बहरहाल हरियाणा के चुनावी दंगल की सियासी तस्वीर के बीच सभी दल रणनीति जुटाने में लग गए हैं ताकि विधानसभा के चुनावी रण में जीत हासिल की जा सके। इतना तो तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की चुनावी डगर किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
तो इस रिपोर्ट के जरिए तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों की चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे। और आइए अब रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रामविलास शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है रामविलास शर्मा जी आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा की इस बड़ी बहस में। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। पहले तो ये बताइए कैसे मिजाज हैं आपके, कैसे हो आप? आपके चैनल का कि आपने जनता जनार्दन से रूबरू होने का अवसर दिया इंडिया न्यूज का, और मुकेश राजपूत जो मेरे पुराने मित्र हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पार्टी को आपको इसकी उम्मीद थी कि आज चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी। लग रहा था अभी 10-15 दिन और मिलेंगे चुनावी घोषणाओं को करने के लिए। तो आज जो चुनाव की घोषणा है इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है? इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए मुकेश जी, हम तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को 2014 में हरियाणा की 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी अध्यक्षता में पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनाई जी। और 2024 में मुकेश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास हर विधानसभा का, हर पोलिंग बूथ का आंकड़ा है। लोकसभा के चुनाव में हम 44 विधानसभाओं में कांग्रेस को हरा करके बीजेपी जीती है और हमारे पास 10 साल का, चाहे वो श्रीमान मनोहर लाल जी के और अब नायब श्रेणी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, रात के 2-2 बजे तक जनता उनके पास रहती है और अनेक, ये किसानों का प्रांत है, ये सैनिक जवानों का प्रांत है और इन परिवारों को, जैसे मैं सतनाली में बैठा हूं और हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो बाजरा है और बाजरा अभी मंडी में आने से पहले उसकी गारंटी खरीद एमएसपी के ऊपर, इससे किसानों में बहुत उत्साह है और आने वाले दिनों में हर पार्टी अपने अपने चश्मे से बात करती है। हमारे पास विश्व विख्यात ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जो पुतिन के घर में जाकर के ये कह सकता है कि आपने बच्चों के अस्पताल पर जो बम्बार्डमेंट किया है वो बड़ा दुखद है। हमारे पास 10 साल का नरेंद्र भाई मोदी का, मनोहर लाल जी का, नायब श्रेणी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। किसानों में बीजेपी है, जवानों में बीजेपी है, SC-BC में बीजेपी है और कांग्रेस के पास दिक्कत ये है, कांग्रेस के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। जी चलिए, मैं तो इससे भी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आज जिस शख्स से मेरी बातचीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं। और अगर हरियाणा में बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी को जो खड़े करने वालों में से 2-4 प्रमुख नाम हैं, उस श्रेणी में आपका नाम सबसे ऊपर आता है, रामविलास शर्मा का, अनिल विज का, OP धनखड़ का। तो आपने आम लोगों में, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं लेता था हरियाणा में, उस वक्त आपने भारतीय जनता पार्टी का कम से कम नाम जिंदा रखा। पिछला चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं रहा, आप चुनाव हार गए। बिल्कुल सच्ची प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूँगा कि अगर कुछ और रोज़ मिलते, 10-15 दिन के बाद चुनाव होते, क्योंकि 3 तारीख तक ये सरकार का कार्यकाल था, तो क्या जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घोषणाएं कर रहे थे लगातार, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने में थोड़ा वक्त मिलता और कुछ और घोषणाएं वो कर सकते थे? तो इस लिहाज से क्या आप मानते हैं कि 1 तारीख अक्टूबर जो घोषित की गई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा नुकसान का सौदा है? नहीं मुकेश जी, हम तैयार थे और पिछले सप्ताह से चुनाव आयोग चंडीगढ़ में डेरे डाले हुए था
आप देखिए, देयर इज ए पार्टी विद डिफरेंस। कांग्रेस में चौधरी उदय भान जी पिछले 2 साल में चौथे अध्यक्ष बनाए। उन्होंने आज तक अपनी प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं किया। हमने 90 विधानसभाओं में 85 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन कर चुके। आज भारतीय जनता पार्टी में एक नेता है, एक अनुशासन है, एक भरोसा है। हम बहुत चीजों को सहज रूप से, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं शर्मा जी। आपके पास पन्ना प्रमुख है, आपके पास संगठन है, आपके पास भाजपा के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा है, संघ का भी साथ है, लेकिन इसी कांग्रेस का जिसके पास कोई संगठन नहीं है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए ये आपकी बराबरी में आ गए। आपकी केंद्र में भी सत्ता थी और राज्य में भी सत्ता थी। 5 सीट आपकी आई हैं, 5 इनकी आई हैं, और विधानसभा भी जो आप गिनवा रहे हो 90 में से वो भी तकरीबन आधी आधी हैं, आंकड़ों के खेल के हिसाब से देखें तो आप उनको कमजोर मानने की गलती तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में करेंगे। नहीं, वो देखिए, कमजोर नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि एक यात्रा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, एक यात्रा आदरणीय बहन शैलजा कर रही है। आदरणीय बहन शैलजा की यात्रा सिरसा से शुरू होके चौधरी वीरेंद्र सिंह के गांव डूमरखा में खत्म हो गई। लोग पूछ रहे हैं, भाई ये कितनी कांग्रेस है, मुख्यमंत्री आपका कौन है? चुनाव से पहले आप इस तरह से कर रहे हैं। ये हरियाणा, मुकेश जी, आप तो इतने वर्षों से चंडीगढ़ में पत्रकारिता कर रहे हैं। हरियाणा का आदमी बहुत राजनीतिक चेतना से भरा हुआ। मैं आपको ना, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं हम पुराने मित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा हरियाणा जानता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मैं शर्मा जी आपको याद दिलवाना चाहूँगा पत्रकार के तौर पर कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री के बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे थे। उसमें से रामविलास शर्मा भी एक थे, उसमें अनिल विज भी एक थे, उसमें मनोहर लाल खट्टर साहब को पहचानने वाले बहुत कम लोग थे, लेकिन वो बन गए ना। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी वी आर टेक एज ए मिशनरी हम काम करते हैं। हमारे यहाँ इस पर विवाद नहीं है। हमसे ऊपर के लोग 1 मिनट में देवेंद्र फडणवीस को कहा, 5 साल जो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। वो जो कार्य आपने अब करना शुरू किया है ना, वो कांग्रेस सालों से कर रही है। कांग्रेस में जो चुनाव लड़ा गया था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस वक्त भजन लाल के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन ऊपर से कहा तो उतर आए वहां पर कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हिमाचल में जो चुनाव है वो किसी के नाम पे नहीं लड़ा था, उसमें भी बहुत बड़े बड़े प्रतिभागी थी। मुख्यमंत्री बन गए कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो जो भी पार्टी मजबूत होती है तो जाहिर है फिर आला कमान उसकी मजबूत हो ही जाती है। और कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस के जो लोग हैं वो माला जपते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आपके जो वरिष्ठ हैं, आप नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, आप इनकी माला जपते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं, माला नहीं। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता की, हमारे यहाँ जो चिंतन है, मनन है, सलाह मशवरा है, संगठन में पन्ना प्रमुख से लेकर के अभी हमने हरियाणा में चुनाव में रायशुमारी की 4 दिन पहले। हर विधानसभा में 2-2 प्रमुख कार्यकर्ता, और वहां के एक विधानसभा में 100 जो कार्यकर्ता है, मंडल प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, उनसे रायशुमारी करके गए। हम तो अपनी तैयारी नीचे से शुरू करते। तो अब जो आपकी तैयारी कैसी है? क्योंकि 10 साल से आप सत्ता में हैं और केंद्र में भी अब आप 11वें साल में सत्ता में हैं, तो जाहिर है कि आपने बहुत काम किए होंगे लोगों के। आपने 10 काम कर दिए होंगे, 2 नहीं किए होंगे। तो जो 10 काम आप कर देते हैं उसको जनता याद नहीं रखती है, जो नहीं करते हैं वो वाले काम याद रखती है। तो कहीं इसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए मुकेश जी, मैं गांव में रहता हूँ, धारणी का आदमी हूँ, और
आज हम गपबाजी करें, हम ये हिमालय को उठा देंगे, हम ताजमहल बनाया, हमने बनाया। आज हरियाणा के 6,745 गांव की 36 बिरादरी, एक तो नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व को सबने स्वीकार किया। हाड़ी ने, पाड़ी ने, एससी ने, बीसी ने, नौजवान ने, व्यापारी ने, सबने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हरियाणा में हमने जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, एक गरीब सैनिक का, छोटे किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हरियाणा की राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन हम देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास शर्मा जी, आप इंडिया न्यूज़ की बड़ी बहस में जुड़े और हमारे तमाम उन सवालात का जवाब दिया जो आपकी दृष्टि से देखें तो कड़वे थे, लेकिन कड़वे सवाल का जवाब देने के लिए जो मंच है वो इंडिया न्यूज़ हमेशा देता आया है और बड़ी बहस उसका एक छोटा सा मंच का अंग है। आइए अब रुक करते हैं बीबी बत्रा साहब का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं बड़ी बहस में। बत्रा साहब, आज काफ़ी खुश आप दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जैसे मन की मुराद पूरी होगी, 1 महीने पहले ही हो गई। तो इस मुस्कुराहट का, इस कॉन्फिडेंस का राज थोड़ा समझता हूँ, थोड़ा आप समझा दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का चुनाव भी वर्कर्स ने बड़े दिल से लड़ा और जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट या 2 सीट की बात करती थी, हमने 5 सीट जीती और 46 हमने असेंबली सेगमेंट में और 46.7% हमने वोट प्राप्त किए। और हम बड़ी जल्दी ही टिकटों का डिक्लेरेशन करेगी पार्टी जी, और विनेबिलिटी सिर्फ क्राइटेरिया होगा। जी, अभी आपसे पहले आपके मित्र रामविलास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम जानते हैं आप दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, राजनीतिक जो आप कहें वो मतभेद हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इतने सालों में एक संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा, किसके नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनेलो हो, जजपा हो, ये सवाल आप पे उठाए जा रहे हैं कि ठीक है बारात तो निकाल दी हमने, बारात का दूल्हा कौन होगा, तो ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसे है कि कांग्रेस में हमेशा ही एक विचारधारा रही है कि पार्टी हाईकमान का भी जी, पार्टी के हाईकमान का इंटरफेरेंस भी रहता है और साथ में जो चुने हुए एमएलए आते हैं वो फैसला करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और उसमें थोड़ा सा ये है कि आज सबसे ज्यादा संघर्ष स्थिति पे पहुंचाने के लिए अगर किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया है। आपको पुराना भी याद होगा पहले, आप जो हरियाणा के पढ़े लिखे नेता हैं उनमें से एक हो, आप भी जानते हैं कि हाईकमान कहाँ पे मोहर लगाता है, उसमें जो चुने हुए विधायक हैं वो कितना रोल अदा करते हैं, अनलेस कि धमकी भरे अंदाज में ना आ जाए कोई आदमी। तो ये कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पर जो घोषित नहीं किए जा रहे हैं, आपके धड़ेबाजी बहुत है। आप शैलजा जी जो हैं वो अलग चलती हैं, हुड्डा साहब अलग चलते हैं, आजकल काफ़ी सक्रिय हो गए हैं आपके सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, ठीक है, करण दलाल जी थोड़ा सा अलग चल रहे हैं जी। अगर अलग अलग यात्रा शैलजा जी कर रहे हैं, दीपेंद्र कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? पार्टी का तो बेस आगे बढ़ ही रहा है एक्चुअली, और पार्टी आगे जा रही है, पार्टी की दायरा बढ़ रहा है, लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। शैलजा जी भी हमारी पार्टी की नेता है, हुड्डा भी नेता है, दीप सिंह भी नेता है इस बात के लिए। तो सबको अगर काम तो वही कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो यही है कि कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए जी। अभी 90 सीट्स हैं, तो 90 सीटें जो उसके उम्मीदवार होंगे उसकी बात तो बाद में होगी। क्या कुछ ऐसा बंटवारा भी होता है कि 90 में से
भूपेंद्र हुड्डा जी इतनी बांट लें, नहीं, शैलजा नहीं, इतनी बांट लें, पिछली बार बीपी बत्रा जी के जो कोटा है वो इतनी का है, ऐसा कुछ है? पहले तो मैं अपनी आपके सवाल का जवाब दूं इस बात के लिए। मैं बीच में थोड़ा सा शिष्टाचार के मुताबिक बड़े लंबे समय के बाद, मुकेश जी आपकी शक्ल नजर आ रही है टीवी पे। अब आप मेरे अच्छे मित्र रहे हैं जी जी, इसलिए मैं आपको नमस्कार भी करना उस टाइम एकदम। मैं तो आपको पहले दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया था और अब एक बार फिर से करता हूँ जी। आप चंडीगढ़ में बहुत मुलाकात होती थी, अब आप नोएडा किसी और चैनल के अंदर। मतलब मैं आपसे ये शिकायत कर सकता हूँ कि आपने मेरे को 3-4 मिनट बाद बात करने के बाद पहचाना, ऐसा मैं कह सकता हूँ? नहीं, पहचानने वाली नहीं। एक्चुअली जो जिस वर्किंग में मैं बैठा हूँ उसमें बल्कि मैं छोटे वाला क्या कहते हैं उसको, फोन भी साथ में लगा के बैठा हूँ और वो लैपटॉप के ऊपर आपका फोटो आ रही है एक्चुअली। अच्छा, अब मेरे को आप नजर आ रहे हैं। अब मैं साथ, तो अब आप कंफर्टेबल हो गए ना मेरे साथ, आप तो मेरे दोस्त हैं, तो अब आप खुल के जवाब दीजिए। बात भी कर सकते हैं जी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के आप करते हैं। पिछली बार का एक्सपेरिमेंट किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा था, जो टिकटों का बंटवारा किया गया था कि इसके कोटे में इतना दे दो इतना दे दो। इस बार सब पार्टी के नेताओं का ये मत है कि विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया, द ओनली क्राइटेरिया दैट। तो उसको डिसाइड कौन करेगा, उसको डिसाइड क्या कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस के लोग हैं, बत्रा साहब, इस वक्त जो कांग्रेस के लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है किसी भी, हाँ एक सेकंड, उन जो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में, हर एक नेता में। लेकिन अभी जितने भी कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वो चुनाव से पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट होना तो ठीक नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट होना भी नहीं चाहिए। चुनाव होता है, हम पूरा तैयार है, पूरा संघर्ष करेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे। हमको हल्के में भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अंदर से अभी जो चुनाव का एकदम डिक्लेरेशन किया, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, क्या मंशा नहीं है, ये भी अब देखने को मिलेगा। इस बात के लिए कि 15 दिन या 20 दिन में से तो एडवांस में चुनाव किया है, बट चीफ मिनिस्टर खुद ही बयान दे रहे थे, बड़े जोर जोर से बयान दे रहे थे, और उनको 3-4 दिन हो गए इस बात के लिए डिक्लेयर करते हुए कि चुनाव समय पे होगा, 2.5 महीने रहते हैं। आज मॉर्निंग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। ये कुछ है, या तो लगता है कि डेट डिक्लेयर करने से पहले चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट नहीं किया गया, या उन्हें जी। इसको आप दूसरे तरीके से भी ले लीजिए ना, कि आप बार बार आरोप लगा देते हैं कि ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये सरकार के इशारों पे नाचता है। तो सरकार को ही नहीं पता कि आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मुख्यमंत्री को ही नहीं पता, तो ये तो अच्छी बात है। उनको भी नहीं पता था, वो भी सुबह तक बहुत कॉन्फिडेंट थे, नहीं अभी नहीं होंगे, बल्कि नवंबर की 3 तारीख से भी थोड़ा आगे खिसक सकते हैं, ऐसे बयानात आ रहे थे, या चुनाव समय पर ही होंगे, ये बयान वो दे रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अवश्य ही पता होगा, होम मिनिस्टर को भी पता होगा इस बात के लिए कि जो चुनाव कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री को नहीं पता, या उनको कॉन्फिडेंस में, या वो अपनी बात को छुपाने के लिए कर रहे थे इस बात के लिए। पर कोई बात नहीं, हम इलेक्शन के लिए तैयार है, वी आर प्रिपेयर्ड, और हम बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। और हम इनकी तरह नारे तो नहीं देंगे कि 75 पार के नारे देके और 40 पे आगे खड़े तो नहीं। आप भी वही नारा रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने दिया था 2019 में, आपकी बात 70 पार नहीं। हम तो कहते हैं कि भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस सरकार। नहीं, वो नारा तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, वो तो कॉपी कर दिया आपने। अब की बार 70 पार, वो भाजपा वाला नारा उठा के अब कांग्रेस ही लगा रहे हैं। उदय भान जी को सुना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। हर एक की अपनी कैलकुलेशन है। वो तो इस पार्टी का नारा था, हमारी पार्टी का नारा नहीं है। हमारा पार्टी का नारा है कि हम भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे जी, और हम कॉन्फिडेंट है। चलिए, आप कांग्रेस के रणनीतिकार हैं और आप ये वाली लाइन बोल रहे हैं, तो इसके मायने बहुत हैं। बत्रा साहब, आपसे हम और मिलते रहेंगे और बड़ी बड़ी मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, और चुनाव के दिनों में जो आपकी रणनीति है वो भी जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़ी बहस में जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।